आइए आज उस टॉपिक पर बात कर ही लेता हूं जिस टॉपिक को लेकर सोशल मीडिया पर मुस्लिम यूट्यूबर्स के बीच काफी ज्यादा गहमा गहमी रही है। चंदे वाला टॉपिक गाजा को लेकर सोशल मीडिया पर कोई चंदा कर रहा था तो कोई चंदे के खिलाफ वीडियो बना रहा था। मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट आई है कि फराज भाई आप तो कुछ बताएं, क्या वाकई में गाजा तक चंदा पहुंच रहा है? क्या फिलिस्तीनी एम्बेसी को चंदा देना सही है? आप भी चंदा करें, गाजा तक पैसे पहुंचाएं। लेकिन मैंने किसी तरह का कोई चंदा नहीं किया। जो लोग चंदा कर रहे थे वो ये दावा कर रहे थे कि फिलिस्तीनी एम्बेसी को पैसा देंगे तो वो गाजा के लोगों तक पहुंचा देगा। जो लोग चंदा नहीं कर रहे थे, इस चंदे के खिलाफ थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल गलत है, फिलिस्तीनी एम्बेसी को आप पैसा देंगे। फिलिस्तीनी एम्बेसी फतेह ग्रुप के अंडर में आती है और फतेह ग्रुप इसराइल के लिए काम करता है, तो वो पैसा कभी भी गाजा के लोगों तक नहीं पहुंचेगा। क्या है पूरा मैटर, मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा और उस हिस्ट्री को सुनने के बाद आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि आप जो यहां पर चंदा करके फिलिस्तीनी एम्बेसी को पैसा दे रहे हैं वो पैसा गाजा के भूखे लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस टॉपिक को मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि आज इस टॉपिक से जुड़ी ये खबर सामने आ गई, तो सोचा क्यों ना आज इसी पर बात कर ली जाए। दोस्तों, फिलिस्तीन के अंदर जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है वो फतेह ग्रुप के अंडर में आती है। फतेह ग्रुप ने हमास के ऊपर एक आरोप लगाया है और यह आरोप उसी तरह का है जिस तरह के आरोप लगातार इजराइल हमास के ऊपर लगा रहा है। फतेह ग्रुप ने हमास के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बहुत सारी सहायता गाजा के अंदर भेजी जा रही है, लेकिन उस सहायता को हमास लूट कर अपने गोदामों में भर रहा है। साथ ही साथ जो सहायता कर्मी हैं उनको भी हवाई हमले करके हमास ने मार दिया है। बहुत सारे सहायता कर्मियों को हमास ने फिलिस्तीन और गाजा के अंदर हवाई हमले करके मारा, सहायता को लूट कर अपने गोदामों में भर लिया। कुछ इसी तरह की बात लगातार इजराइल की तरफ से भी कही जा रही है। फिलिस्तीनी सरकार यानी फतेह ग्रुप वो भी हमास के ऊपर यही आरोप लगा रहा है, इजरायली सरकार भी हमास के ऊपर यही सेम आरोप लगा रही है। तो क्या वाकई में हमास सहायता को लूट कर अपने गोदामों में भर रहा है और सहायता कर्मियों को मार रहा है, गाजा के लोगों को भूखा छोड़ रहा है? आपको इस बात में सच्चाई नजर आती है? आइए आप लोगों को हमास और फतेह ग्रुप का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं और फतेह ग्रुप का इजराइल से क्या संबंध है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फतेह मूवमेंट की शुरुआत 1959 में हुई। फिलिस्तीन के अंदर जो फिलिस्तीनी डायस्पोरा के सदस्य थे उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की। इसके जितने भी नेता थे वो ज्यादातर रिफ्यूजी थे और गाजा के अंदर रिफ्यूजी बनकर ही रह रहे थे। इस ग्रुप के ज्यादातर नेताओं ने खाड़ी के देशों में अपनी पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद वो रिफ्यूजी बनकर गाजा के अंदर रहने लगे। इनके जो लीडर थे वो यासिर अराफात थे। यासिर अराफात को आप लोगों ने कई बार फोटो में देखा होगा, इनके बारे में सुना भी होगा। तो फतेह ग्रुप की स्थापना 1959 में हुई थी। अब चलते हैं हमास की तरफ। हमास की स्थापना फिलिस्तीन के अंदर 1987 में हुई। हमास उसी तरह का संगठन बन के उभरा जिस तरह का उस वक्त में इजिप्ट के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन था। उसी से प्रेरणा लेकर हमास फिलिस्तीन के अंदर आ गया। हमास के बारे में कहा जाता है कि हमास मूल रूप से एक सुन्नी इस्लामिक फिलिस्तीनी संगठन है, लेकिन जैसे ही हमास फिलिस्तीन के अंदर आया इसको तुरंत इजराइल, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हमास 1987 में जब फिलिस्तीन के अंदर आया तो उसके बाद फतेह ग्रुप के बीच और हमास के बीच काफी तनाव पैदा हो गया, क्योंकि फतेह ग्रुप की विचारधारा कुछ अलग थी और हमास अपनी अलग विचारधारा लेकर आगे बढ़ रहा था। हमास का मकसद ये था कि हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएंगे। इन इजराइलियों ने, यहूदियों ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर जो कब्जा कर रखा है उस कब्जे को आज़ाद करवाएंगे। और आज भी हमास इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है और यहूदियों से लड़ रहा है। लेकिन फतेह ग्रुप की विचारधारा कुछ अलग थी। फतेह ग्रुप एक अलग देश चाहता था। फतेह ग्रुप का मकसद ये है कि इजराइल के साथ बातचीत हो, किसी भी तरह का कोई समझौता हो और फिलिस्तीन को अलग देश बना दिया जाए। इजराइल ने फिलिस्तीन की जिन जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, भले ही इजराइल अपने पास उन जमीनों को रख ले, लेकिन फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र बन जाए। फतेह ग्रुप कुछ इसी तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा था, इसीलिए हमास और फतेह ग्रुप के बीच काफी तनाव पैदा हो गया। 2005 आते आते काफी खतरनाक लड़ाई हमास और फतेह ग्रुप के बीच होने लगी। 2005 में काफी ज्यादा तनाव पैदा हो गया हमास और फतेह ग्रुप के बीच। फतेह ग्रुप के उस वक्त के जो नेता थे यासिर अराफात, उनकी 2004 में मौत हो जाती है। 2005 तक फतेह ग्रुप और हमास के बीच काफी तनाव पैदा हो चुका था। हमास ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। 26 जनवरी 2006 को चुनाव के रिजल्ट आए जिसमें हमास की गाजा के अंदर जीत हो गई।
इतने कम समय में ही गाजा के अंदर फिलिस्तीनी अथॉरिटी को यानी फतेह ग्रुप को हराकर हमास ने जीत हासिल कर ली, क्योंकि हमास ने फिलिस्तीनी लोगों का दिल जीत लिया। हमास उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा था जो मकसद फिलिस्तीनी लोगों का था। फिलिस्तीनी लोग भी ये चाहते थे कि मस्जिद अक्सा पूरी तरह से आज़ाद हो जाए, हमारी जिन जगहों पर इजरायली सेना ने कब्जा किया है वहां से इजराइल हट जाए। हमास भी इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ा, इसलिए उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और हमास इतने ही कम समय में गाजा के अंदर चुनाव जीत गया। 26 जनवरी 2006 को चुनाव जीता, लेकिन हमास को सत्ता नहीं सौंपी गई। कुछ पार्टियों में वहां पर गुटबाजी हो गई, कुछ पंगे हो गए, जिस वजह से हमास चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता हासिल नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हमास ने फिर एक नया पैंतरा अपनाया। 2007 में हमास ने अपने दम पर गाजा पर कब्जा कर लिया, चुनाव जीत गया था। ऑफिशियली उसको सरकार घोषित नहीं किया जा रहा था, लेकिन 2007 में उसने खुद अपने आप को अपनी सरकार घोषित करके गाजा पर कब्जा कर लिया। 2007 से ही हमास का कब्जा गाजा पर बना हुआ है। इसको कब्जा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि हमास लगातार वहां पर चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना रहा है। हमास ने अपनी अदालतें अलग बना ली, गाजा के अंदर अपने पार्लियामेंट अलग बना लिए, सारे सरकारी संस्थान उसने अपने अलग बना लिए। गाजा अलग हो गया, गाजा में अलग सरकार बन गई। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंदर में रामल्ला, वेस्ट बैंक, जेरूशलम, इस तरह के इलाके आते हैं। 2007 में हमास के सत्ता में आने के बाद से ही फतेह ग्रुप और हमास एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। फतेह ग्रुप ने इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर हमास को गाजा तक ही सीमित कर दिया। हमास को किसी तरह की कोई मान्यता भी नहीं दी गई और जो फंडिंग अमेरिका और यूरोप से हमास को मिलती थी उस फंडिंग को भी रोक दिया गया। लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी फतेह ग्रुप को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मान्यता दे दी और मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के कई सारे देशों में फिलिस्तीन की एम्बेसी भी बना दी गई। फतेह ग्रुप को इस तरह से जब मान्यता दी गई तो उसके बाद फतेह ग्रुप के साथ इजराइल का एक समझौता भी कराया गया, जिसको ओस्लो समझौता कहते हैं। ओस्लो समझौते के तहत इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन की जिन जगहों पर कब्जा किया है, जिन जगहों पर कब्जा करके अपनी सेना को तैनात किया है, अगर वहां पर किसी तरह का तनाव पैदा होता है, मिसाल के तौर पर फिलिस्तीनी लोग इजराइल की सेना पर हमला करते हैं, किसी तरह की कोई हिंसा होती है, तो शांति स्थापित करने के लिए, शांति कायम करने के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इजराइल की सेना का साथ देना पड़ेगा। ओस्लो समझौते के तहत कुछ इस तरह के नियम बनाए गए थे। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिएगा। इस वक्त फिलिस्तीन की जिन जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, उन जगहों पर फिलिस्तीन की अथॉरिटी इजराइल की सेना का पूरा पूरा साथ देती है। अगर इजराइल की सेना पर फिलिस्तीन के लोग हमला करते हैं, फिलिस्तीनी अथॉरिटी उसकी निंदा करती है। अगर फिलिस्तीन के लोग इजरायली सेना पर हमला करके कोई हिंसा भड़काते हैं तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल की सेना के साथ मिलकर उसको रोकने की कोशिश करती है। यानी इजराइल की आर्मी का फिलिस्तीनी अथॉरिटी पूरा पूरा उन जगहों पर साथ देती है जिन जगहों पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर रखा है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से फतेह ग्रुप और इजराइल के बीच काफी अच्छा मेल मिलाव है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जो ओस्लो समझौता हुआ है, यह ओस्लो समझौता ऐसा है जैसे इजराइल को फिलिस्तीनी जगहों पर कब्जा करने की मान्यता दे दी गई हो। ओस्लो समझौते के मुताबिक इजराइल की सेना कुछ भी करेगी फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीनी अथॉरिटी उसको कुछ नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ काम करके शांति बनाने की कोशिश करेगी। तो कह सकते हैं कि इजराइल की सेना को कब्जे वाली जगहों से कोई भगा ही नहीं सकता। हमास कोशिश कर रहा है पूरे फिलिस्तीन से इजराइल की सेना को भगाने की, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने की, लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वो इजराइल की सेना के साथ मिलकर कब्जे वाली जगहों पर काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक मैंने जितनी बात आपको बताई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमास अलग विचारधारा लेकर आगे बढ़ रहा है। हमास का मकसद है मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना, पूरे फिलिस्तीन को आज़ाद कराना और जिन जगहों पर कब्जा किया है उन कब्जे वाली जगहों को भी अपनी फिलिस्तीन के अंदर लेकर आना। लेकिन फिलिस्तीनी अथॉरिटी का मकसद क्या है कि अभी जो जगहें हैं उन जगहों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो उनको दे दें, लेकिन फिलिस्तीन को एक अलग देश बना दें। फतेह ग्रुप की कुछ इसी तरह की विचारधारा है। तो हमास के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि फिलिस्तीन के लोग भी यही चाहते हैं कि ये पूरी तरह से हमारे देश को छोड़कर भाग जाएं, हमारी जगहों को छोड़कर भाग जाएं। अब चलते हैं चंदे की तरफ। जितनी भी एम्बेसी बनी हुई हैं दुनिया भर के अंदर वो फिलिस्तीन की एम्बेसी हैं, फतेह ग्रुप की एम्बेसी। फतेह ग्रुप और हमास के बीच कितना प्यार है, कितनी लड़ाई है, वो सारी चीजें आपको अभी बता चुका हूं। फिलिस्तीनी एम्बेसी जो है वो फतेह ग्रुप के अंडर में आती है और आप अपना पैसा अगर फिलिस्तीनी एम्बेसी को देते हैं तो क्या आपको इस बात का यकीन है कि फिलिस्तीनी एम्बेसी उस पैसे को गाजा के उन लोगों तक पहुंचाएगी
गाजा के उन लोगों की मदद करेगी जो हमास के साथ है। गाजा का बच्चा बच्चा हमास के साथ है। 2007 से चुनाव जीतता आ रहा है हमास। तो क्या आपको इस बात पर यकीन है कि फिलिस्तीनी एम्बेसी फतेह ग्रुप हमास को वो पैसा देकर गाजा के लोगों की मदद करवाएगा? देखिए, यह बात मैं अपने व्लॉग चैनल पर पहले भी आपसे कह चुका था कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जो पैसा हम फिलिस्तीनी एम्बेसी को दे रहे हैं वो पैसा गाजा तक पहुंचेगा। लेकिन भाई काफी सारे लोगों ने बड़ा दावे के साथ कहा कि भाई नहीं, पैसा गाजा तक पहुंच रहा है, एटीएमओ में डाला जा रहा है, लोग एटीएम से निकाल रहे हैं। अरे भाई, एटीएम में कोई मोबाइल से ट्रांसफर तो ही ना किया जाता है, नेट बैंकिंग के जरिए एटीएम में पैसा थोड़ी ना डाल दिया जाएगा। एटीएम में जो एटीएम मशीनें हैं उनमें लोड करने के लिए पैसे की वैन ही तो जाएगी। जब पैसा जाएगा तभी तो एटीएम में जाकर उसमें लोड किया जाएगा, उसके बाद ही तो कैश निकाला जाएगा। गाजा के अंदर जितनी भी बैंकें थी, सारी बैंकों का पैसा लूट कर इजरायली सेना ले गई है। खाने की एक गाड़ी इजरायली सेना गाजा के अंदर नहीं जाने दे रही है। तो क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि इजिप्ट के अंदर या जॉर्डन के अंदर जो गाजा की बैंकों के हेडक्वार्टर हैं, वहां से गाड़ी पैसा लेकर गाजा के एटीएम पर आकर लोड करेगी? अरे एटीएम बचे ही कहां हैं गाजा के अंदर? सब कुछ तो तबाह कर दिया है। मैं चंदा करने वालों को गलत नहीं कह रहा हूं, ना ही उनके खिलाफ वीडियो बना रहा हूं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूं, और आप भी इतने समझदार हैं कि जब गाजा के अंदर एक छोटी सी गाड़ी भी सहायता की नहीं जाने दे रही है इजरायली सेना, तो क्या नोटों से भरी वैन को एटीएम में लोड करने के लिए इजरायली सेना भेज सकती है? कुछ चंदा करने वालों से सोशल मीडिया पर मैंने यह भी सुना कि हम जो पैसा फिलिस्तीनी एम्बेसी को ले जाकर दे रहे हैं, फिलिस्तीनी एम्बेसी गाजा के कुछ लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है और फिर उस पैसे को वो लोग गाजा से निकाल कर अपना खर्चा कर रहे हैं। अरे गाजा के अंदर कुछ बचा ही कहां है? पहली बात तो एटीएम नहीं है, एटीएम है भी तो उसमें पैसा कहां से लोड किया जाएगा? अकाउंट में पैसा है, एटीएम में पैसा नहीं है, मशीन के अंदर, तो पैसा कहां से निकलेगा? चलिए पैसा निकल भी आता है तो गाजा के अंदर सामान खरीदने की जगह कहां पर है? गाजा के अंदर तो सामान है ही नहीं जो खरीदा जाएगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओस्लो समझौते को आप लोग पढ़ लें, फतेह ग्रुप और इजराइल के बीच किस तरह के संबंध है इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, फतेह ग्रुप और हमास के बीच किस तरह के संबंध है इसको भी आप अच्छे से समझ लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका जो पैसा फिलिस्तीनी एम्बेसी को दिया जा रहा है वो गाजा के मासूम भूखे बच्चों को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।